दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल नीलेश जीएसटी पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य वंश। और मौर्य वंश के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद कुछ ब्राह्मण वंश स्थापित होते हैं और ब्राह्मण वंश में जो पहला वंश था वो था शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश और कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मौर्योत्तर काल। मौर्यों के बाद वाला काल मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल की बात की जाए तो यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी आए थे मौर्यों के बाद। विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले जो आने वाले थे वो थे हिंद यूनानी। हिंद यूनानियों को ही कहा जाता है ग्रीक और इसी को कहा जाता है बैक्ट्रियाई। तो बात एक ही है, हिंद यूनानी, ग्रीक या बैक्ट्रियाई। इसमें से यदि बात की जाए कि सबसे पहला जो आक्रमणकारी था बैक्ट्रियाई शासक या ग्रीक या हिंद यूनानी, जो पहला शासक था उसका नाम था डेमेट्रियस। तो भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला ग्रीक शासक या हिंद यूनानी शासक या बैक्ट्रियाई शासक कौन था? तब आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस। हिंद यूनानियों की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो सियालकोट। और सियालकोट को पुराना नाम हुआ करता था साकल। तो साकल का ही आज जो नाम है वो है सियालकोट। तो हिंद यूनानियों की राजधानी कहाँ पर है? सियालकोट। हिंद यूनानियों में जो पहला आक्रमणकारी था वो कौन था? तब आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस। हिंद यूनानियों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रमुख शासक था जिसका नाम था मिनंडर, और मिनंडर को ही जाना जाता था मिलिंद के नाम से। तो यहाँ पर प्रमुख शासक था मिनंडर और एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पनो। मिलिंद पनो पुस्तक को लिखा है नागसेन ने। और ये नागसेन कौन हुआ करते थे? तो बौद्ध दार्शनिक हुआ करते थे नागसेन। तो मिलिंद और नागसेन के दोनों लोगों की वार्ता हुई थी, उसी पुस्तक को नाम दिया गया है मिलिंद पनो। और मिलिंद पनो पुस्तक के लेखक कौन है? तब सही आंसर हो जाएगा नागसेन। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तब आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी या ग्रीक शासकों द्वारा या बैक्ट्रियाई शासकों द्वारा। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो हिंद यूनानी थे। पहला शासक था डेमेट्रियस। हिंद यूनानियों की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी सियालकोट। और मिलिंद पनो पुस्तक के लेखक कौन है? तब आंसर हो जाएगा नागसेन। बौद्ध दार्शनिक हुआ करते थे नागसेन। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तब सही आंसर हो जाएगा हिंद यूनानियों के द्वारा या ग्रीक या बैक्ट्रियाई के द्वारा। आगे हम बात कर रहे हैं इनका जो क्रम था। तो सबसे पहले हिंद यूनानियों के बाद में आए थे शक के बाद पहलव और पहलव के बाद कुषाण। तो ये तो इनका क्रम था। तो दूसरे नंबर पर हम याद रखेंगे शक। यूनानियों के बाद शक मध्य एशिया से भारत आए थे। और यहाँ पर शकों का जो प्रमुख शासक था वो था रुद्रदामन। रुद्रदामन के द्वारा ही एक अभिलेख का निर्माण कराया गया था जिसका नाम था जूनागढ़ अभिलेख। और रुद्रदामन संस्कृत भाषा का प्रेमी हुआ करता था, इसीलिए उसने जूनागढ़ अभिलेख को संस्कृत भाषा में लिखवाया था। तो संस्कृत भाषा का जो पहला अभिलेख था वो था जूनागढ़ अभिलेख। इससे पहले अशोक के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे, जो कि लिपि थी ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि और खरोष्ठी लिपि। इन लिपियों का प्रयोग किया गया था अशोक के अभिलेख में, लेकिन संस्कृत भाषा का पहला जो अभिलेख था वो था जूनागढ़ अभिलेख। और इस जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण कराया था जिसका नाम था सुदर्शन झील, जो कि स्थित है गुजरात। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। इसकी हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तब आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा है? तब सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। और जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया किसने है? रुद्रदामन। रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है? तो शक। इस प्रकार से ये शक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो इस प्रकार से है। प्रमुख शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन के द्वारा अभिलेख लिखवाया गया जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं
पहलव वंश। और तो पहलव जब आए तो इनके दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्रमुख रूप से। पहलव की राजधानी कहाँ पर थी? तक्षशिला। और पहलव का जो प्रमुख शासक था वो कौन था? तो गोंदो फर्निस। पहलव का प्रमुख शासक हुआ करता था गोंदो फर्निस। आगे हम बात कर रहे हैं कुषाण वंश की। यहाँ से बहुत सारे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुषाण वंश से। तो कुषाण वंश ये चीन के यूची और तोखरी जाति से संबंधित थे। कहाँ से आए थे? तो चीन से। चीन की एक जाति हुआ करती थी यूची और तोखरी, इन जाति से संबंध रखते थे कुषाण। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिसेस। और कुषाण वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है बिम कड़फिसेस को। बिम कड़फिसेस के द्वारा ही सबसे पहले सोने के सिक्का जारी किए गए थे। और बिम कड़फिसेस जो था वो शैव धर्म का उपासक था या शैव का उपासक था। तो सोने के सिक्के और शैव का उपासक। यहाँ पर कुषाण वंश का जो प्रमुख शासक था जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क की जो राजधानी हुआ करती थी वो पुरुषपुर या पेशावर, और जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा में। कनिष्क के द्वारा कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तब आंसर होगा महायान शाखा। बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित था? दो भागों में, हीनयान और महायान। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे कुषाण काल में। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए और एक गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ था। गांधार कला क्या होती थी? तो जो ग्रीक लोग आए थे भारत में, ग्रीक और भारतीयों की जो कला थी, इंडिया वालों की जो कला थी, दोनों की कला का मिक्सचर जो थी वो कहलाई थी गांधार कला। तो ग्रीक और भारतीयों की मिक्सचर कला क्या कहलाई? गांधार कला। और जो भारत में ही विकसित हुई उसे कहा गया था मथुरा कला। तो दो प्रकार से याद रखने हैं, ग्रीक यानी कि यूनानी और भारतीयों की कला क्या कहलाई? तो गांधार। और यहाँ पर केवल भारतीयों की कला क्या कहलाई थी? गांधार कला। मथुरा और गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में। तो आप लोगों को इस प्रकार से याद रखना है कि कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तब सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर, और इसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। शक संवत 78 ईस्वी में रेशम मार्ग का निर्माण कनिष्क द्वारा कराया गया। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। और कुषाण काल में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। यदि बात की जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो हिंद यूनानी ग्रीक के द्वारा। शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो कुषाण वंश में चले थे, कनिष्क के द्वारा। और सर्वाधिक सोने के सिक्के कब चले थे? तब सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखने हैं, कनिष्क के समय में ही या कनिष्क के समकालीन जो थे वो नागार्जुन, अश्वघोष, चरक और सुश्रुत थे। या कनिष्क के दरबार में कौन कौन लोग रहते थे? नागार्जुन, अश्वघोष, चरक और सुश्रुत। शून्यवाद का जनक कहा जाता है नागार्जुन को, शून्यवाद का जनक। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित्र को ही बौद्धों की रामायण कहा जाता है। चरक संहिता के लेखक हैं चरक। और शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है सुश्रुत को। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे।